हम लेके आए क्लास 9 एमयू इंडस्ट्रियल साइंस का एक और चैप्टर जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमें पढ़ना है इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, इनका कितना भी यूज कर रहे हैं ये खत्म नहीं होते। और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो खत्म हो जाते हैं हम इनका अगर यूज करते रहे कंटिन्यूअस। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं या फिर हम फॉसिल से एनर्जी ड्राइव आउट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल के वन ऑफ द फेमस एग्जांपल जो है वो कोल एंड पेट्रोलियम जो है एग्जांपल्स हैं। अब इसमें इनका फॉर्मेशन, ये एक्सट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, ये बेनिफिशियल है या फिर नहीं है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल होगी। इसमें दो पार्ट्स में कंप्लीट की जाएगी, जिसमें पहला पार्ट जो है जिसमें हम कोल के बारे में बताएंगे, कोल का फॉर्मेशन, कोल के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसी चैप्टर का वो होगा उसमें पेट्रोल और नेचुरल रिसोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, सारी चीजें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, गो फॉर इट। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले रिसोर्स। रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोई भी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और उसको हम क्या करते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से यूज करते हैं, वो सारी चीजें रिसोर्सेज होती हैं। अपने आसपास देख लीजिए, जो भी चीज है जिसका भी तुम यूज करते हो वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, रिसोर्सेज होती हैं। चाहे वो हमारी दीवार हो या फिर घर हो, फैन हो, एयर हो, सनलाइट हो, वाटर हो, सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी रिसोर्सेज होती हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं दो ग्रुप्स में, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स। इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, या फिर इस चैप्टर में स्पेसिफिक पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स। उसके अंदर आते हैं एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इसमें देखो दे रखा है एवरीथिंग इन द एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड रिसोर्स। जो भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में उसको हम यूज करते हैं वो सारी चीजें क्या होती है, रिसोर्सेज होती हैं। अब रिसोर्सेज को या फिर नेचुरल रिसोर्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, दूसरी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। आगे के बारे में और डीपली पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं रिसोर्सेज के, जैसे कि कंप्यूटर दे रखा है। कंप्यूटर को हम अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो मैन मेड रिसोर्स के अंदर आ जाएगा। अब देखो इसमें कुछ और चीजें दे रखी है, जैसे कि सन दे रखा है, क्लाउड्स दे रखे हैं, प्लांट्स दे रखे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होती है नेचुरल रिसोर्स। इन्हीं में से हम पढ़ेंगे कि एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन सी होती है। तो सबसे पहले है इसमें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बेसिकली वो रिसोर्स होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है और अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। मतलब इनका कितना भी यूज कर ले वो खत्म नहीं होती, मतलब यूज करते जाओ वो खत्म नहीं होगी। जैसे कि सनलाइट, सनलाइट कभी भी खत्म नहीं होती, कितना भी यूज कर लो उसका। अब सन ऐसा तो नहीं कहेगा कि आज मैं टायर्ड हूं या फिर एक महीने तक मेरी छुट्टी है कि अब मेरे पास सनलाइट नहीं है तो मैं तुम सबको सनलाइट नहीं दे सकता। ऐसा कभी नहीं होता, वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। कितना भी हम यूज कर लें वो सनलाइट देता रहेगा क्योंकि वो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसमें दे रखे हैं दोज नेचुरल रिसोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ऐसी रिसोर्स जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है नेचर में, और कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हो उसका यूज करने पर वो रिसोर्सेज खत्म नहीं होती। उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल हैं एयर, वाटर और सनलाइट। सनलाइट का तो मैंने आपको अभी बता दिया। सबसे पहले हम बात करें इसमें वाटर के बारे में। वाटर क्या होता है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। लेकिन आप सभी ने सुना होगा कहीं ना कहीं कि पानी की क्या होती है, कमी आ रही है, या फिर इस टाइम पे या फिर इन फ्यूचर पानी की कमी होने वाली है। उसके पीछे का रीजन क्या है, पानी तो हमारे पास बहुत है। लगभग हमारे पास देखो 70% जो वाटर है या फिर 70% अर्थ का सरफेस वाटर से क्या है, कवर्ड है। तो पानी हमारे पास बहुत है। पानी जो है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, जिस वजह से वो यूजफुल नहीं होता हमारे लिए। तो इसीलिए पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन पानी क्या होता है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, उसका यूज करने को क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद रिन्यू हो जाता है।
अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक हमारे सूरज चचा दे रखे हैं। अब ये जो सूरज चचा है ये क्या करते हैं, खूब हमें एनर्जी देते हैं। कभी कभार ये इतने गुस्से में आ जाते हैं, ये ज्यादा ही एनर्जी दे देते हैं और हम क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं या फिर क्या लगने लगता है, हमें गर्मी लगने लगती है, जिसके लिए हमें एसी और कूलर चलाने पड़ते हैं। तो ये जो है बहुत ही हैप्पी है अभी, तो अभी इतनी गर्मी भी नहीं है। अब इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बाद आता है एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जिनका हम यूज करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। या फिर क्या होता है, ये जो रिसोर्सेज होती हैं वो लिमिटेड होती है क्वांटिटी में, जिसका हम अगर कंटिन्यूस यूज करते रहे तो वो क्या हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर आगे हमें नहीं मिल पाएंगे। देखो, those resources which can those resources which are present in limited quantity, क्या होते हैं ये रिसोर्सेज, लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं नेचर में, और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये एक दिन क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन ये मिलते किससे, नेचर से, इसीलिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। याद रखना, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो कि नेचर से मिलती है और वो खत्म हो जाए। नेचुरल रिसोर्स की जैसे कि एग्जांपल क्या है, सबसे फेमस देखो कोल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये क्या है, लिमिटेड है क्वांटिटी में। हम इनका यूज करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। देखो इसमें एग्जांपल यही दे रखे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। याद रखना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होता है। ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, वापस नहीं मिल सकते वो रिसोर्सेज, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो हम आजकल क्या करते हैं, कोल का बहुत यूज करते हैं, लेकिन आप सबको लगेगा कि कोल का हम कहाँ यूज करते हैं, हमने तो कहीं नहीं देखा। जो कि कोल का हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। बेसिकली कोल का इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसलिए कोल क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, या फिर ये जो है इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है पहले से कम। तो इन फ्यूचर 50 या 70 ईयर्स में ये कोल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आता है फॉसल फ्यूल, कि फॉसल फ्यूल होते क्या है। देखो, फॉसल्स आर रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट एंड एनिमल्स। प्री हिस्टोरिक का मतलब, देखो प्री का मतलब क्या है यहाँ पे, प्राचीन या फिर एंशियंट से। जो पहले प्लांट और एनिमल हुआ करते थे, उन एनिमल और प्लांट के डेड रिमेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉसल्स होते हैं, और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जो पहले प्लांट और एनिमल हुआ करते थे उनकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, और उनके ऊपर क्या आ जाए, लेयर आ जाए सॉइल की, और वो लेयर क्या हो, बढ़ती रहे। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उन फॉसिल का एज हम क्या करें, फ्यूल यूज करते हैं, या फिर उन फॉसिल से एनर्जी ड्राइव आउट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। The natural fuels formed from the dead remains of living organisms buried under the earth long ago are called fossil fuels. जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनसे क्या बनते हैं, फॉसिल बनते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल बनते हैं। इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इसके देखो एग्जांपल जो होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के, क्योंकि हमें इनसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। देखो, कोल से हमें क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलती है कोल से। इनसे भी देखो हीट एनर्जी तो मिलती है, और ये क्या करते हैं, व्हीकल्स के लिए वर्क करते हैं, ऐसा फ्यूल वर्क करते हैं। या फिर ये फ्यूल्स होते हैं व्हीकल्स के लिए, व्हीकल्स इनके बिना नहीं चलते। आजकल तो देखो इलेक्ट्रिसिटी से चल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली व्हीकल्स आ गए हैं। पहले जनरली किससे चलते थे, कोल और पेट्रोलियम से। कोल से चलती थी, देखो ट्रेन चलती थी पहले जमाने में, ठीक है। अगर हम बात करें 100 साल पहले की, तो वहां पे कोल से ट्रेन चलती थी। अब देखो यहाँ पे ये टॉपिक दे रखा है, हाउ फॉसल फ्यूल्स आर फॉर्म। फॉसल फ्यूल्स बनते कैसे हैं। फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में। तो वो इसमें क्या दे रखी है, ये जो जीआईएफ दे रखी है, इसमें डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के, जिनके ऊपर क्या हो जाती है, लेयर जमा हो जाती है, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण क्या होते हैं, ये फॉसल फ्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। देखो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण। और इसमें क्या होता है, जो O2 होती है या फिर ऑक्सीजन की क्या होती है, एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से जो डेड रिमेन्स होते हैं
वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाते, जिस वजह से फॉसिल फ्यूल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर हम देखो कोई जनरली बात करें कि डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, मान लो कि यहाँ पे क्या है, कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, अब यहाँ पे क्या हो जाए, डेथ हो जाए प्लांट्स की, तो प्लांट्स की डेथ हो जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, यहीं पे जाएंगे, इनके ऊपर क्या आ जाएगी, लेयर आ जाएगी, किसकी, सॉइल की। अब सॉइल की लेयर आ जाएगी, फिर उसके बाद और भी प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, फिर उनके ऊपर क्या हो जाएगी, लेयर आ जाएगी। तो ये क्या होता है, इसमें लेयर्स एक के बाद क्या आती है, लेयर्स आती जाती है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारी लेयर जमा हो जाएंगी। अब इतनी सारी सॉइल की लेयर जब जमा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 की क्या हो जाएगी, इसमें एब्सेंस हो जाएगी। जो बैक्टीरिया होंगे जो डिकम्पोज कर रहे होंगे प्लांट्स और एनिमल्स को, वो पूरी तरीके से इसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, और जब डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे तो इनके रिमेन्स बचेंगे, जो बाद में क्या बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। अब इसमें फॉसिल फ्यूल्स में सबसे पहले जो एग्जांपल है या फिर जो टॉपिक है वो है हमारा कोल का। कोल का हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि इसमें क्या आते हैं, कोल क्या होता है, इसके फॉर्मेशंस क्या होते हैं, सारी चीजें, इसके बाय प्रोडक्ट भी होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कोल। कोल क्या होता है, देखो एक हार्ड ब्लैक कंबस्टेबल मिनरल होता है, जिसको हम क्या करते हैं, अगर जलाते हैं तो वो जल जाता है और ये क्या करता है, हमें हीट रिलीज करता है या फिर हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोल देखो इंडिया में मेनली पाया जाता है बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ये कुछ रीजन्स हैं इंडिया में जहां पे क्या होता है, कोल हमें पाया जाता है। तो ये क्या है, कुछ इमेजेस दे रखी हैं कोल की, ये कुछ कोल है। देखो इसमें तो क्या है, काफी अच्छी इमेज दे रखी है जिसमें आंख है, बहुत इनोसेंट सा लग रहा है ये जो कोल है। अब इसमें दे रखा है कोल का फॉर्मेशन। हमारा देखो जो अगला टॉपिक है वो है हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, कोल किस तरीके से बनता है। कोल वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट एंड ट्रीज बuried अंडर द अर्थ अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। देखो ये जो है वो दो बार लिख गया है, तो इसमें क्या करना है, एक बार इसको काट लेना है। द अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट इन low lying bed area and areas due to natural process like earthquake, volcanoes, flood, etc. These forests are buried under the earth's surface as more soil deposit over them. अब देखो क्या होता है, जो क्या होते हैं लार्ज एरिया में प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, देखो डेथ होती है। अब डेथ हो जाएगी तो वो प्लांट और ट्री क्या होंगे, एक लो लाइंग एरिया, वेट एरिया, जहां पे क्या होगा, बेसिकली दलदली एरिया। मान लो कि यहाँ पे क्या है, दलदली एरिया, अब यहाँ पे प्लांट और ट्री क्या होगा, आके गिर जाए। अब इनके ऊपर क्या होगा, सॉइल की एक लेयर आ जाएगी, फिर यहाँ पे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, आगे गिरेंगे, फिर इसके ऊपर सॉइल की क्या हो जाएगी, लेयर आ जाएगी। अब ऐसे ही बहुत सारी क्या हो जाएगी, इनके ऊपर लेयर जमा हो जाएगी। और फिर जो है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, कोल का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक इमेज दे रखी है, जो ये क्या है, ट्रीज है, और ट्रीज की डेथ होगी तो ये क्या हो जाएंगे, वेट या फिर लो लाइंग एरिया में आ जाएंगे। अब ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और इनके ऊपर क्या हो जाएगी, लेयर आ जाएगी, किसकी, सॉइल की। अब सॉइल की लेयर आ जाएगी तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे कोल का फॉर्मेशन होता है। अब कोल के देखो क्या होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि पीट हो गया। ये जो टाइप्स हैं कोल के वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, कोल कितने तरह के होते हैं। उससे पहले क्या है कि ये जो कोल का क्या होता है, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है और इसको बनने में कितने लग जाते हैं, 100 मिलियन से 400 मिलियंस लग जाते हैं, और हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं कितना, 300 मिलियन ईयर्स लगते हैं किसमें, कोल के फॉर्मेशन में। कोल क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और कोल मेनली किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। तो हम जब कार्बन को जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, CO2, उसके साथ साथ मिलती है हीट। और हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्या है, एक एनर्जी है। तो हमें कोल से क्या मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, किसकी फॉर्म में मिलती है, वो हीट की फॉर्म में मिलती है। तो कोल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, कोल इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि
इट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की फॉर्म में क्या करते हैं, हम कोल का यूज करते हैं जस्ट बाय बर्निंग इट। जब खाली हम क्या करना है, इसको जलाना है और हमें क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज कोल, गैस, कोक और इलेक्ट्रिसिटी। हमें जो कोल से हीट एनर्जी मिलती है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोल गैस में, कोक में और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं, जब क्या होता है, कोल को हम हीट करते हैं, कोल के ऊपर क्या लगाता है, एक बेसिकली क्या होता है, एक यहाँ पे बड़ा सा कंटेनर होता है जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे वाटर फिल होता है। अब इसके अंदर वाटर फिल है, वाटर के जब पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अब वेपर्स में कन्वर्ट होगा, उस वेपर का हम यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। और टरबाइन के बाद क्या होती है, जब टरबाइन रोटेट होती है तो वहां मैकेनिकल एनर्जी बनती है। वो मैकेनिकल एनर्जी आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जनरेटर के थ्रू। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर तक ट्रांसफर होती है, फिर वहां से हमारे घरों तक आती है। तो कोल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है, या फिर कोल से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, यूजेस ऑफ कोल, कि कोल का कहां कहां हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कोल यूज होता है हमारे होम्स में और इंडस्ट्रीज में। होम्स में भी हम कोल का यूज करते हैं और इंडस्ट्री में तो यूज होता ही है कोल का। कोल का हम यूज करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो वो थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब है यहाँ पे हीट से, मतलब हीट के जरिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। हीट से हम क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में, वाटर वेपर में कन्वर्ट होके वो क्या करता है, टरबाइन को रोटेट करता है। और टरबाइन रोटेट होने से फिर क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जनरेटर के थ्रू, फिर ट्रांसफर के थ्रू हमारे घर में आती है, हमारे होम्स में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो हम क्या करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं कोल का। कोल को हम यूज करते हैं कोल गैस बनाने के लिए। और ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री फील्ड्स में कोल गैस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फिर इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रीज के। कोल इज यूज टू मेक कोक, कोल जो है वो कोक बनाने के लिए क्या होता है, यूज होता है। प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, कोल के क्या होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि कोल गैस, कोल तार और कोक, ये क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल है। अब ये मिलते किस वजह से हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, कोल को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें क्या मिलता है, कोल, कोल गैस और कोक मिलता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसको याद रखना, ये बेसिकली इस पे क्वेश्चन आ जाता है एएमयू में, एमसीक्यू में, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल किसे बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, कोल के बारे में दे रखा है कि कोल अगर जो सॉलिड फॉर्म होती है कोल की, वो क्या होती है, कोक होती है। और इसमें 98% क्या होता है, कार्बन होता है। कोल लिक्विड फॉर्म में जो कोल के प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कोल तार होता है। अब ये जो कोल तार है किसमें, लिक्विड फॉर्म में, और इसकी यूज क्या होता है, डाइज, ड्रग्स और परफ्यूम बनाने में यूज होता है इसका। और गैसियस फॉर्म में क्या होते हैं, कोल गैस, गैस से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, गैसियस फॉर्म में होगी। और इसका यूज क्या होता है, फ्यूल इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज में ऐसा फ्यूल यूज करते हैं हम, किसका, कोल गैस का। सबसे पहले हमारे क्या दे रखा है, कोल गैस। कोल गैस हमें क्या मिलती है, जब हम क्या करते हैं, कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोल गैस मिलता है। कोल गैस इज अ गैसियस फ्यूल व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में हम क्या करते हैं, जब हीट करते हैं कोल को तो हमें क्या मिलता है, कोल गैस मिलती है। वो क्या होता है, एक गैसियस फ्यूल होता है। और जो प्रोसेस होती है, किस प्रोसेस के दौरान मिलता है ये हमें, कोल से जब हम कोक को कन्वर्ट करते हैं, जब ये जो होता है वो कोल से कोक बनाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के दौरान हमें क्या मिलती है, कोल गैस मिलती है। कोल गैस इज अ मिक्सचर। तो कोल गैस जो जनरली मिक्सचर होती है, या फिर कोल गैस में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो मीथेन, हाइड्रोजन और क्या होते हैं, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली जो होती है वो हार्मफुल होती है। देखो नेक्स्ट जो दे रखा है प्रोडक्ट वो है कोल तार। कोल तार क्या होता है, कोल तार इज अ
थिक ब्लैक लिक्विड। क्या होता है? कोल tar एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसकी क्या होती है? अनप्लीजेंट स्मेल होती है, जिसको सूंघना हम क्या करते हैं? जनरली पसंद नहीं करते। विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल tar भी हमें जब मिलता है जब हम क्या करते हैं? कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो हमें कोल tar मिलता है। और कोल tar खाली अकेला नहीं मिलता, कोल tar मिक्सचर होता है 200 कंपाउंड का। 200 कंपाउंड्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है कोल tar, जिसके अंदर क्या होते हैं? बेंजीन, टॉलिन, नेप्थलीन और फिनॉल। ये क्या होते हैं? कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर इस जैसे भी और भी कंपोनेंट्स होते हैं या फिर मिक्सचर होते हैं किसके अंदर? कोल tar के। कोल tar हमें जब मिलता है जब हम क्या करते हैं? कोल को कोक में कन्वर्ट करते हैं, तभी हमें कोल tar मिलता है। इसके जो यूजेस होते हैं किसके? कोल tar के। कोल tar के क्या होते हैं यूजेस? सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में यूज होता है, ड्रग्स बनाने में, मेडिसिन्स में, प्लास्टिक्स में, सिंथेटिक फाइबर्स, मटेरियल, फोटोग्राफिक मटेरियल्स और रूफिंग मटेरियल्स एंड एक्सप्लोसिव्स। तो ये क्या है? कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं किसके? कोल tar की। कोल tar कहां-कहां यूज होता है। इस लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है कोक। कोक क्या होता है? टफ एंड पोरस ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है? वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट इज अ कोक। वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट भी होता है कोक। अब बेसिकली क्या होता है? जो कोक होता है, कोक क्या होता है? ब्लैक कलर का टफ सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। और ये क्या होता है? कंबशन करने पे हमें क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हीट की फॉर्म में। तो वो ये इसमें कितने परसेंट कार्बन होता है? 98% ऑफ कार्बन, जो कि मैंने आप सबको पहले बता दिया था। कोक इज मेनली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कोक जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने से उनके रेस्पेक्टिव ओर से। जैसे कि आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में, तो इन सब चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कोक का यूज करते हैं। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए।